तो लास्ट क्लास में हमने देखा था आवेश का क्वांटमीकरण कैसे होता है, क्या है एक्चुअली में, होता क्या है क्वांटमीकरण। मतलब हम जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो आवेश का ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है कि स्थानांतरण ऐसे नहीं होता है कि आ, 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना। वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे जाने वाले आवेश में, वो पूर्णांक संख्या में होंगे। पूर्णांक संख्या में ही आवेश है वो ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या में ही ट्रांसफर हो सकती है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्वांटीकृत होते हैं। ये सतत रूप से ना होकर ये विविक्त रूप से स्थानांतरित होते हैं। तो हमने किस प्रकार से व्यक्त किया था, आवेश को व्यक्त किया था Q बराबर एन से, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ, ये पूर्णांक है, आवेश स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हम इस पर एक आज एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। तो इसका एक उदाहरण है, नोट करिए। किसी वस्तु से 14 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। अब देखियो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक अपने पास वस्तु है, उससे क्या कर रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इससे। तो अब हमें निकालना है कि उस वस्तु पर कितना आवेश रह गया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसको लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बराबर, मात्रा आवेश की मात्रा Q बराबर एन ई। एन कितना दे रखा है, 14, और ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये इसका वैल्यू हमने कल लिखा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये कुल आवेश कितना आ गया, Q बराबर एन का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये आ गया, ये इसको सॉल्व करेंगे, 0.22 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये आवेश किस पे है, वस्तु पे धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक, तो वो कैसे पता करेंगे। अब देखो, ये वस्तु है, इस पे पहले तो विलगित अवस्था में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। मान लो कि ये अपने पास ये वस्तु है, इस पे विलगित अवस्था में इससे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, हमें पता है, ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब ऋणावेश, किसी वस्तु से ऋणावेश निकाला जाएगा, तो उस पे कौन से आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, धनावेश की, क्योंकि विलगित वस्तु पे उदासीन है, तो उस पे धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बराबर। तो वस्तु पे आवेश का मान कैसा आएगा, धनावेश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, अतः वस्तु पर आवेश कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक आवेश में कमी कर रहे हैं, ऋणावेश वहां से हटा रहे हैं, तो आवेश कैसा रहेगा, वस्तु पर आवेश धनात्मक रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो ये आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि वस्तु पर आवेश कैसा रहेगा। तो वस्तु पे आवेश कैसा रहेगा,
धनावेश रहेगा। तो वस्तु पे आवेश, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं वस्तु से। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वस्तु पे आवेश की मात्रा कैसे हो जाएगी, धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे होता है, ऋणावेश से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इसका मतलब है कि उसमें ऋणावेश की मात्रा में कमी हुई, तो कौन सा आवेश बढ़ गया, धनात्मक। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, चूंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, अतः वस्तु पर आवेश धनात्मक होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग डालो, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक में, अब देखो अब तक हम कौन कौन से मात्रक पढ़ते आए थे, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है वो, तो उसको एसआई मात्रक भी बोलते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको हम कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। और इसके सीजीएस मात्रक हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। ये चित्र यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसे हटा देते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। तो इसका इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल सी से व्यक्त करेंगे। अब हम लिख लेते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का, आवेश का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक होता है इसका, एक होता है स्टेट कूलाम करके बोलते हैं इसको। आवेश का सीजीएस मात्रक हिंदी में है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम होता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। स्टेट कूलाम को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, ई एस यू, जिसका मतलब है ई एस यू का, इसको मैं लिखा देता हूँ। ई एस यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इंग्लिश का नाम है। देखो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका एमकेएस, एमकेएस यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। व्यक्त किससे करते हैं, कैपिटल सी से। और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जितनी भी अपनी भौतिक राशियां हैं उनके दोनों मात्रक होते हैं, सीजीएस भी होते हैं, एमकेएस भी होते हैं। और एफपीएस वगैरह वो उतना काम का नहीं रहता, तो हम ज्यादा प्रचलन में नहीं होता, तो उनको ज्यादा ध्यान में भी नहीं रखते। तो सीजीएस मात्रक क्या है इसका, स्टेट कूलाम। और इसका एसआई मात्रक कूलाम हो गया। स्टेट कूलाम को क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि इसके मात्रक ये होते हैं, नाम ये होता है। अब हम देखेंगे कि इनके, इनका मान कितना कितना होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास इसको, इनमें क्या संबंध है, एमकेएस में और सीजीएस में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और एक कूलाम है, उसमें क्या क्या संबंध है, तो वो देखते हैं। एक आवेश का एक अन्य मात्रक और है, एक इसको भी लिख लेते हैं, फिर सबका बारी बारी से इनका संबंध देखेंगे। ये भी लिख लेते हैं, आवेश का एक अन्य मात्रक। अभी तो हमने पढ़ा है ईएसयू, अन्य मात्रक होता है ईएमयू। ईएमयू होता है। अब ईएमयू का मतलब क्या है, ईएमयू, इसका भी नाम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक की जगह यहाँ पे एम आ रहा है, तो एम का मतलब मैग्नेटिक।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब हम बात करते हैं इनमें आपस में संबंध की, और वो वैल्यूज हमें क्या करनी है? याद रखनी है, क्योंकि इनके मान अगर याद नहीं रहे तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हमारे पास होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹। और 9 कौन सा? ये तो ऐसा ही मात्रक है, ये तो ऐसा ही मात्रक है। 3 × 9 एक, तो ये मान हो गया अपना 3 × 10⁻⁹। और ये हो जाएगा ESU। ये याद रखना है। ये तो हो गया अपना CGS मात्रक, ये तो हो गया CGS, और ये हो गया, सॉरी, ये तो हो गया SI मात्रक, SI, और ये मात्रक हो गया अपना CGS, CGS मात्रक। तो दोनों में संबंध आ गया ना। कोई पूछे तो CGS SI मात्रक और CGS मात्रक में संबंध क्या आ जाएगा? 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ अब हम एक अन्य मात्रक जो था EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका और कूलाम में संबंध देख लेते हैं। तो वो क्या होता है? इसमें होते हैं 10 कूलाम बराबर होता है 1 EMU के। 1 EMU के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है उसके कितने के बराबर होता है? 10 कूलाम के बराबर। तो ये दो मात्रक देख लिए। अब एक और सबसे अच्छा और एक प्रचलित रहता है, वो है सबसे बड़ा मात्रक। अब बोलेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो लिखिए, आवेश का आवेश का सबसे, नोट साथ में बनाते जाना है, सबसे बड़ा मात्रक। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं और ये याद रखने चाहिए। बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो अब होता कितना है? फैराडे है तो इसमें कितने कितने कूलाम के बराबर होता है? तो लिखिए, एक फैराडे एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। देखो कितना बड़ा है, 96,500 कूलाम, इतने के बराबर होता है एक फैराडे। तो इसको हम सबसे बड़ा मात्रक बोलते हैं। ये काफी बार एक एक नंबर में पूछा जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर लेना और स्टार लगा लेना इस पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तक हमने क्या देखा कि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमें हमने क्या पढ़ लिया अब तक? देखो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमने देखा कि सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में परिभाषित किया था कि एक स्थिर आवेश के चारों ओर जो भी अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं तो इस शाखा में हम अध्ययन करते हैं। और इसके बाद देखा था कि हमारे पास जो स्थिर आवेश है वो आता कहाँ से है? घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा था। धनात्मक ऋण आवेश एक विलगित वस्तु है, उनको घर्षित करते हैं तो स्थानांतरण के कारण क्या आ जाता है? आवेश। एक वस्तु धनात्मक एक ऋण आवेशित हो जाती है। हमने दो उदाहरण भी देखे थे। और आवेश का स्थानांतरण होता है वो तापीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है। इसके गुणधर्म देखे। इसके बाद आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋण आवेश। इसके बाद हमने देखा था कि आवेश सजातीय हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण, विजातीय हैं तो उनके मध्य आकर्षण। स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, और गतिशील अवस्था में तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। फिर आवेश संरक्षण नियम पढ़ा था। इसके बाद हमने आवेश के क्वांटीकरण की बात देखी थी कि आवेश का जो स्थानांतरण है वो एक ऐसे नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। वो पूर्ण संख्या में होता है, पूर्णांक संख्या में होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, ऐसे पूर्ण संख्या में जाते हैं। तो हमने उसको परिभाषित कर दिया, Q बराबर एन, जहाँ पे एन पूर्णांक और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल करवाया, एक उदाहरण किया था। इस उदाहरण में हमने देखा था कि 14 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल रहे हैं, तो आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है उस वस्तु पे। पहले वस्तु उदासीन मान सकते हैं, जितने प्लस चार्ज है, धनात्मक है, उतने ही ऋण आवेश है। तो उससे 14 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? हमने देखा कि आवेश Q बराबर एन ही होता है। एन 14 हो गया, और ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 1/6 × 10⁻⁹ यहाँ से रख के इतना आवेश। वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब धनावेश में कमी हो रही है, तो वस्तु पे धनावेश आ जाएगा। फिर हमने आवेश के मात्रक देख लिए।
आवेश की मात्रक, एक तो एसआई मात्रक देखा, स्टेट कूलाम हो गया, सॉरी कूलाम हो गया, सी से व्यक्त करते हैं, और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और एक अन्य मात्रक ईएमयू होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब अपने पास एक मेन टॉपिक जो इसका इसके रील की हड्डी की तरह कार्य करेगा, वो उसका नाम है कूलाम का नियम। तो इसमें हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, तो इसमें क्या करना है, कूलाम के नियम ने क्या बताया, मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखो, कूलाम ने क्या बताया था कि अपने पास कोई दो स्थिर आवेश हैं। एक तो आवेश है ये बिंदुवत आवेश Q1, एक दूसरा आवेश है बिंदुवत आवेश Q2। हमने इसके नाम क्या दे दिए, एक Q1 है और एक Q2 आवेश है। ये दोनों R दूरी पर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। मैं कह देता हूँ, एक सेकंड, इन दोनों के बीच की दूरी R है। ये दूरी है जो R दूरी पर ये व्यवस्थित है, स्थित है। तो कूलाम ने क्या देखा कि ये दोनों आवेश जब R दूरी पर स्थित हैं, तो हमें, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि दो समान आवेशों में क्या होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। पर कितना आकर्षण और कितना प्रतिकर्षण होता है, वो किसने सिद्ध किया था, किसने प्रायोगिक दृष्टि से पता किया था, वो किया था कूलाम ने। कूलाम ने देखा था कि जब दो आवेश r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है, वो उसका एक सही तरीके से कितना लगता है, कितना परिमाण होगा, किस दिशा में लगेगा, इसका ज्ञान किया था, इसका पता किया था कूलाम ने। तो इन्होंने पाया कि जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, उसका एक पारिभाषिक नाम है विद्युत बल। जो लगने वाला, अभी लिखना नहीं है, मैं बता दूंगा। जो विद्युत बल लगेगा, उसका परिमाण या उसका मान इन दोनों आवेशों, इन्होंने बताया था, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि जो लगने वाला बल है वो किसके समानुपाती है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, Q1 मल्टीप्लाई Q2 कर देंगे। और इन्होंने पाया कि जो विद्युत बल लग रहा है, विद्युत बल यानी कि विद्युत बल से तात्पर्य है आकर्षण बल और इनके मध्य प्रतिकर्षण बल, उसका परिमाण इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, जो लगने वाला बल है, उसका मान इनकी दूरी मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पाया गया। और तीसरी बात थी कि जो बल इनके मध्य लग रहा है, वो इन दोनों जो Q1 और Q2 जहां पे ये व्यवस्थित हैं, Q1 और Q2 जहां पे भी हैं, हो सकता है ये वायु में हमने जहां पे रख रखे हैं वहीं पे इनके मध्य वायु है, हो सकता है कि इनके मध्य हम कोई द्रव्य रख दें, कोई तरल पदार्थ है, हो सकता है कुछ और लिक्विड हो सकता है, कोई और तरीके का इसमें मैटर हो सकता है, द्रव्य। तो उसके माध्यम पर भी ये निर्भर करता है। तो जो लगने वाला बल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है, माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने बल का परिमाण निकाला था। तो अब हम इसको संयुक्त रूप से क्या लिख सकते हैं, लिखना नहीं है अभी, मैं सही तरीके से लिखाऊंगा इसको। तो जो बल का परिमाण है वो किस पे निर्भर करेगा, एक तो Q1 Q2, ये लो Q1 Q2, दूसरा इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, हमने एक साथ लिख दिया। समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। अब 11th क्लास में हम पढ़ते आए हैं, जब समानुपाती नियतांक है तो इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, एक नियतांक चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, एफ को बराबर में बदल देंगे के एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या बताएगा, ये Q1 और Q2 के मध्य कितना आकर्षण बल, कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इसको अब लिखेंगे हम, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, और आप प्रॉपर अब नोटबुक में लिखें। ठीक हो गया। हाँ, तो अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप यहाँ से वीडियो को दोबारा देख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिखिए, यदि दो स्थिर
यदि दो स्थिर बिंदुवत आवेश, स्थिर बिंदुवत आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं तो कूलाम के नियम अनुसार, हैं तो कूलाम के नियमानुसार, नियमा नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के, आवेशों कौन से, आवेशों Q1 व Q2 के मध्य या Q2 के बीच कार्यरत, कार्य करने वाला, बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, करने वाला विद्युत बल निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। विद्युत बल, विद्युत बल निम्न कारकों पर निर्भर करेगा, करेगा। पहला पहला पॉइंट है इसमें, यह बल, हमने क्या देखा था, दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह बल दोनों, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, दोनों आवेशों के, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, समझना है, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, और वीडियो को बार बार देखना है। एफ लगने वाला बल क्या लिख लिया हमने, एफ समानुपाती किसके होगा, Q1 और Q2 के। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया, देखा था हमने कि जो लगने वाला बल है वो क्या होता है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, वर्ग के। तो ये लिख लेते हैं, यह बल, यह बल दोनों आवेशों के, यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। इसका मतलब F समानुपाती, चिन्ह लगाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 बटे के अंदर नीचे आएगी, किसके, दूरी का वर्ग, और इसका वर्ग कर दिया तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या होता है, देखो एक और बात बोली थी कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, जो लगने वाला जो बल है वो कहाँ पे स्थित है, वायु में है, निर्वात में है, कोई द्रव्य है इनके बीच के, उसके माध्यम पे भी निर्भर करता है। तो लिख लीजिए, यह बल दोनों आवेशों के माध्यम, माध्यम मतलब इनके बीच का जो माध्यम है, माध्यम पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। ये कूलाम ने देखा था। इसका मतलब, माध्यम का मतलब क्या हो गया, देखो कहने का मतलब क्या है, जब माध्यम का मतलब है कि अगर हम दोनों आवेश कहाँ रख दिए, वायु में, तो वहां पे जो लगने वाला बल है, और हम इनके बीच में
कुछ भी रख देते हैं, कोई द्रव्य रख देते हैं, तो यहाँ पे जो लगने वाला बल है ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। क्यों? दोनों का क्या है, माध्यम अलग अलग है, इसलिए दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। अब देखो समीकरण एक क्या कहता है, समीकरण एक कहता है कि एफ किसके समानुपाती, Q1 Q2। समीकरण दो कहता है कि 1/r² के समानुपाती। तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो अतः समीकरण एक व दो से दो से विद्युत बल एफ की मात्रा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे व्यक्त? मतलब समीकरण एक कह रहा है समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा 1/, तो हम इनको कंबाइन करके एक साथ लिख देते हैं। एफ समानुपाती किसके, Q1 Q2 के, ये 12th 11th में तो अच्छे से देखा है, और ये r² एक साथ लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं, समानुपाती नियम, नियतांक चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये समीकरण अपनी क्या बन के आ जाती है, ये दोनों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 3। तो जहां पे क्या है, देखो इसमें लिख लेना, यहाँ के क्या है, एक बल नियतांक है, कूलाम बल नियतांक, ये बल नियतांक है, ठीक है। और इसका मान ये, इसको ये एक बात और लिख लेना, इसका मान बल नियतांक है, इसका मान इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि बल जो माध्यम पर निर्भर करता है वो इस नियतांक से ही पता चल जाएगा, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब माध्यम पे निर्भर करता है तो हमें बताइए कि निर्वात के लिए क्या होगा। तो देखो लिखो इसका, निर्वात के लिए निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, इस के का मान होता है एक, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आता है 9 गुना 10 की पावर 9, और इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में कि के एप्सिलॉन नॉट का पूछा था शायद। तो के का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हम लिख सकते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ से देखोगे मात्रा के का यूनिट निकालने का, ये कहाँ से आया सर, देखो इसका तो न्यूटन होता है, न्यूटन लिख देना, के का ज्ञात करना है, इसको इधर साइड रखना, इसका कूलाम का, क्यू का सी कूलाम, क्यू का कूलाम, और नीचे आर का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पक्षांतरण करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर आ जाएगा के का। ये हमें 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाया भी है और आप समझते होंगे भी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आई है 4 पाई, तो जानते ही हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इसका मान का एक मान पूछा था और वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है। अब की बार के चांस है, कूलाम बल नियतांक का मान क्या होगा ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख लेते हैं, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो के और एप्सिलॉन नॉट आपस में कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपस में रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनवर्सली हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन नीचे और मीटर स्क्वायर नीचे। ये पूछा गया था आपकी बार, ये वाला या तो अर्धवार्षिक में आया था या फिर वार्षिक में आया था, आया जरूर था ये। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसको बोलते हैं
निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात के लिए है। अब बोलोगे सर निर्वात के लिए आपने बता दिया, पर कोई माध्यम अगर है तो उसके लिए कितना होगा ये भी तो बता होना चाहिए। तो हम कह देते हैं किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए के का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको अब की बार क्या किया है, यहाँ पे जीरो लगा रखा था, वो क्या बता रहा था कि ये निर्वात के लिए है। अब जीरो मत लगाओ, तो हम बोल देंगे जहां यहाँ एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। इन सबको परिभाषित करेंगे अगले आने वाले चैप्टरों में। अभी यहाँ पे हम केवल कूलाम बल को ही फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, देखो ये जो बल निकला है सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कूलाम ने क्या बताया था, एक बार रिवीजन में बता देते हैं कि दो आवेश स्थिर अवस्था में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, अगर गतिशील अवस्था में तो इनके मध्य चुंबकीय बल भी लगेंगे, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो यदि दो आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं और कैसे हैं, बिंदुवत, बिंदुवत कैसे हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो कैसा होगा, किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा एक तो इनके परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और इनके माध्यम पे निर्भर करेगा। माध्यम पे निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब जो समानुपाती नियतांक है वो किस पे आ रहा है, माध्यम पे भी निर्भर करने वाला लेंगे, तो हमने ये माध्यम पे निर्भर करने वाला लेंगे। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान अभी हो सकता है तुम्हें याद नहीं हो रहे होंगे, अजीब लग रहे हैं, जितने भी आपके जो भी पेज का हाशिया है उस पर लिख लेना, याद रहेंगे, जब भी देखोगे तो ये याद रहेंगे, प्रैक्टिस करना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसका सदिश रूप क्या है, क्योंकि देखो बल क्या है, बल एक सदिश रूप है, सदिश राशि है। तो ये तो हमने मात्रा निकाल ली, मात्रा हमने निकाल ली, परिमाण निकाल लिया, इसका सदिश रूप हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस दिशा में बल लगेगा और कैसा होने पे कैसा बल होगा, कि प्रतिकर्षण कब होगा, आकर्षणात्मक बल कब होगा। तो अब तक जो भी क्लियर किया है उसको आप प्रैक्टिस करें, याद करें, रिवीजन करें, और जो क्वेश्चन किए हैं बुक में देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, और इनका अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। थैंक यू।